हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अमित दुबे, राम कृपाल, वंदना, रामधनी, अमित दुबे, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी से जुड़िए और जल्दी से बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग का शायद विधायिका तो पूरा कंप्लीट हो गया था ना। आज न्यायपालिका शुरू करना है या शुरू कर दिए थे उस दिन? कुलदीप, रामधनी, क्रांति कुशवाहा, आज न्यायपालिका स्टार्ट होना है ना। विधायिका समाप्त हो गई थी, आज न्यायपालिका हम लोग को स्टार्ट करनी है। न्यायपालिका में कहां तक बताया था? कुछ बताया गया था शायद। न्यायपालिका में संवैधानिक प्रावधान कुछ डिस्कस हुआ था। सर, एक क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन अपोजिट पार्टी का लीडर होगा, कोई और भी? हाँ, बहुत हो सकते हैं। लोक लेखा समिति में दो बातें कही गई हैं। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होगा, मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं होगा, बाकी सब संभव है। ये दो सीमाएं इसमें बताई गई हैं। ये दो सीमाएं इसमें बताई गई हैं। हाँ, तो विधान सभा का कार्य हो गया था। विधान परिषद का कार्य बचा है। विधान परिषद की संरचना बता दिया था, उत्साधन भी बता दिया था, गठन भी बता दिया था। गठन कैसे होता है, उत्साधन कैसे होता है, प्रक्रिया भी बता दिया था। सब तो हो गया था। विधान परिषद में क्या बचा था? विधान परिषद तो हो गया था पूरा। विधान परिषद का गठन बता दिए थे ना, कैसे 169 के तहत विधान परिषद का कैसे गठन होता है। उसकी संरचना में 1/3 निर्वाचित विधानसभाओं के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/12 राज्य के स्नातकों के द्वारा। किसी ने कहा हमने मतदान दिया भी था। फिर उसके पश्चात 1/12 ऐसे शिक्षकों के द्वारा। यहां तक तो हो गया था। तो विधान परिषद तो कंप्लीट है। राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया भी सबसे लास्ट टॉपिक था। ये भी पढ़ा दिया था मैंने। तो पूरी की पूरी राज्य की विधायिका हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी। आज न्यायपालिका स्टार्ट करना है। आज न्यायपालिका वही राज्य विधानमंडल वही था। विधानमंडल में आपको विधानसभा पढ़ना था और विधान परिषद पढ़ना था। और विधान परिषद में मैंने राज्यसभा के साथ तुलना करते वक्त तुलना बताया, फिर कैसे गठन और उत्साधन होगा बताया, फिर उसके बाद आपको बताया कि इसकी संरचना क्या होगी, राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। यही 3 टॉपिक यहाँ है। ये पूरा हो गया था। अब सीधा हेडिंग बनाइए, न्यायपालिका। न्यायपालिका। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका की संरचना भी हमने बता दिया था शायद आपको। न्यायपालिका की बात की जाए फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका, विधायिका के बाद सरकार के तृतीय अंग के रूप में, सरकार के तीसरे अंग के रूप में न्यायपालिका का गठन किया गया। न्यायपालिका का गठन किया गया सरकार के तीसरे अंग के रूप में। विधान परिषद पढ़ा दिया भाई, कहाँ नहीं पढ़ाया गया विधान परिषद? विधान परिषद का गठन और उत्साधन नहीं बताया गया आप लोग को भी?
विधान परिषद तो बता दिया गया है भाई। आशीष जी कह रहे हैं विधान परिषद नहीं हुआ, जरा क्लास दिखाइए कल वाला, तो विधान परिषद नहीं हुआ, जरा दिखाइए लास्ट में इसको दिखाइए। विधान परिषद तो बताया था आप लोगों की संरचना इसी क्लास में तो हुआ है भाई, क्योंकि कई सारे बैच रहते हैं तो हो सकता है किसी और उसमें, लेकिन हाँ हमारे जहाँ तक याद है विधान परिषद बता दी है। बैक करिए या दिखाइए मुझे, तो एक सेकंड में देख ले रहा हूँ, खुद ही लेक्चर देख ले रहा हूँ। विधानसभा के कार्य, ठीक, और आगे करिए, और आगे करिए, और आगे, और आगे, और विधायी प्रक्रिया, ठीक ठीक, और ठीक, तो कुछ बच्चे बोल रहे विधान परिषद हो गया, तो वही मैं सोच रहा हूँ भाई आप लोग से पूछ के तभी मैं आगे बढ़ा हूँ। विधान परिषद नहीं हुआ था, चलिए विधान परिषद पे आ जाइए, क्योंकि आज कल परसों से कई जगह विधान परिषद 3-4 जगह हुआ है, तो मुझे लगा आपकी क्लास में भी हो गया। चलिए फिलहाल कुछ बच्चों ने बताया हो गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया बता दिया था, तो विधान परिषद में आपको 2 चीजें जाननी है। पहला, विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन। अच्छा कल संडे, तो कल तो क्लास थी नहीं आपकी ना। विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन, और दूसरा जानना है आपको विधान परिषद की प्रक्रिया, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। ये आपको पता ही है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहां कहां? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और छठा नंबर है तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। मैंने आपको पहली बार में संरचना में बताया रहा होगा कि विधान परिषद का गठन एवं उत्सादन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है, जबकि विधान परिषद के समाप्त और संरचना की बात किया जाए, विधान परिषद की संरचना की बात किया जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। तो आइए पहले देखते हैं अनुच्छेद 169 के तहत किस प्रकार से राज्यों के भीतर विधान परिषद का गठन होता है या विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। तो पहली हेडिंग बनाइए, विधान परिषद का गठन एवं समापन, आर्टिकल 169। विधान परिषद का गठन एवं समापन, आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। अब विधान परिषद के गठन और समापन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य के भीतर विधान परिषद का चाहे गठन करना हो और चाहे समापन करना हो, गठन करना होगा तो गठन का, समापन करना होगा तो समापन का एक प्रस्ताव लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको हमसे पूछना चाहिए ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? जिस राज्य के भीतर विधान परिषद का गठन करना होगा या विधान परिषद का समापन करना होगा, उसी राज्य के भीतर संबंधित राज्य की विधानसभा में। तो आंसर हो जाएगा इसका संबंधित राज्य की विधान
सभा में एक प्रस्ताव लाना होगा, एक प्रस्ताव लाना होगा। गठन करना होगा तो गठन का प्रस्ताव आएगा, समाप्त करना होगा तो समापन का प्रस्ताव आएगा। और जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो विधानसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। विधानसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। सवाल उठता है पारित कैसे होगा सर? साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से या फिर साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? तो ध्यान रखिएगा, ये पारित हमेशा करेगी विशेष बहुमत से। कैसे पारित करेगी? विशेष बहुमत से। आप कहेंगे सर विशेष बहुमत भी दो प्रकार का है, एक फर्स्ट टाइप का, एक सेकंड टाइप का। कौन से विशेष बहुमत से पारित होगा? सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से। सेकंड टाइप के सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, यदि किसी राज्य के भीतर विधान परिषद का चाहे गठन करना हो चाहे समापन करना हो, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संबंधित राज्य की विधान सभा में लाया जाएगा। विधानसभा को उसे पारित करना होगा। कैसे पारित करना होगा? विशेष बहुमत से। कौन से विशेष बहुमत से? सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत। और सेकेंड टाइप का विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? कई बार बता दिए हैं, सदन का कुल बहुमत, सदन की कुल संख्या का कुल बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं वीडियो रुक गया है, जरा आप लोग भी बताइए क्या वीडियो रुक गया है? सौम्या द्विवेदी, दीप्ति अग्नोत्री, क्रांति कुशवाहा, प्रतिमा, जरा बताइए क्या वीडियो रुक गया है या वीडियो सही चल रहा है? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्लो इंटरनेट पे चल रहा है, स्लो इंटरनेट पे चला लीजिए भाई, चल रहा है ना, कहीं स्लो पे चला लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। उसके बाद यही प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाएगा। यही प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाएगा। क्या? यही प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाएगा और संसद इसे पारित करेगी। अब आपको हमसे पूछना चाहिए कि संसद इसे कैसे पारित करेगी सर? संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। संसद इसे कैसे पारित करेगी? सिंपल मेजॉरिटी से। और संसद ने पारित कर दिया, अगर गठन का प्रस्ताव है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अगर समापन का प्रस्ताव है तो उस राज्य में विधान परिषद का समापन हो जाएगा। फिर से एक बात दोहरा देता हूं, यदि किसी राज्य के भीतर विधान परिषद का गठन करना हो चाहे उसे समाप्त करना हो, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य के भीतर विधान परिषद के गठन या समापन के लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है संबंधित राज्य की विधानसभा में। इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत यानी सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से पारित करती है और पारित करने के बाद इसे संसद के पास भेज देती है और संसद को इसे सिंपल मेजॉरिटी से पारित करना होता है। यदि संसद ने इसे सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर दिया तो गठन का प्रस्ताव है गठित हो जाएगा, समापन का प्रस्ताव है समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसद के द्वारा जो ये प्रस्ताव प्रक्रिया की जाती है, ये तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्रस्ताव कैसे किया जा रहा है? सिंपल मेजॉरिटी से।
और हमारे संविधान में किया गया कोई ऐसा कोई भी परिवर्तन जो सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है उसे तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये हो गया आपका विधान परिषद का गठन और समापन। अब बचा क्या कि विधान परिषद की संरचना कैसी होती है और विधान परिषद और राज्यसभा की तुलना। तो पहले मैं संरचना बता देता हूं, फिर दोनों की तुलना कर दूंगा। तो अगली हेडिंग बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके ओके बोलिए, तब मैं चलता हूं विधान परिषद की संरचना में। चलिए, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना में सबसे पहले कहा गया है, एक बात जानिएगा, आपके प्री में एक सवाल पूछा जाएगा कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। और दूसरा सवाल यहां बनेगा कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। दूसरा सवाल बनेगा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी अधिकतम संख्या जो होती है वह संबंधित राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होगी। संबंधित राज्य की विधान सभा से 1/3 से अधिक 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। 40 से कम भी नहीं होगी और इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में विस्तार पूर्वक किया गया है। अभी संरचना बता रहे हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आंसर दीजिएगा 171। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, किसी राज्य के भीतर विधान परिषद की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, तो आंसर दीजिएगा उसी राज्य के भीतर जितनी विधानसभा की सीट होगी उस सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 से कम भी नहीं होगी। ये तो सीटों की अधिकतम और न्यूनतम के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको जानना है कि संरचना में कहां से कितने व्यक्ति निर्वाचित होते हैं। अब इसकी संरचना में कहां से कितने व्यक्ति निर्वाचित होते हैं इसको ध्यान रखना है। जैसे विधान परिषद की कुल सीट का, विधान परिषद की कुल सीटों का 5/6 लोगों का निर्वाचन होता है। 5/6 लोगों का निर्वाचन होता है
और 1/6 लोगों का विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है। 1/6 सीटों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है। ठीक, जो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12। ये कौन से लोग चुनते हैं, किनके निर्वाचक मंडलों के द्वारा इनका चुनाव होता है, इसे नोट करिए। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, सदस्यों द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों से बने हुए निर्वाचक मंडलों के द्वारा होगा। स्थानीय निकायों से बने हुए निर्वाचक मंडलों के द्वारा। ये स्थानीय निकाय में कौन होता है सर? जैसे नगर पालिका, पंचायत, नगर पालिका, पंचायत या जिला बोर्ड के सदस्य, इनसे बना हुआ एक निर्वाचक मंडल होगा। और निर्वाचक मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति में आपको पढ़ा चुके हैं। इनसे बने हुए निर्वाचक मंडलों के द्वारा 1/3 सदस्यों को चुना जाएगा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों को चुना जाएगा और 1/12 सदस्यों को राज्य के ऐसे स्नातकों के द्वारा चुना जाएगा। राज्य के ऐसे स्नातकों के द्वारा चुना जाएगा। राज्य के ऐसे स्नातकों के द्वारा चुना जाएगा जो 3 वर्ष पहले स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। जो 3 वर्ष पहले स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हों, मैं पास कर लिए हों, उत्तीर्ण कर लिए हों। जीवन में आपके भी पास ये मौका आता है, लेकिन आप जान पाते हैं या नहीं, आपकी जागरूकता है। और 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा, राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हों। जो पिछले 3 वर्षों से माध्यमिक या उच्च शिक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहे हों। शिक्षण का कार्य कर रहे हों। और ध्यान रखना है, यहां प्राथमिक शिक्षक शामिल नहीं है। यहां प्राथमिक शिक्षक शामिल नहीं है, यह ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से पूरी बात को दोहरा देता हूं। सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल ये पूछा जाएगा, तो जो आपको मैंने इस पेज पे बताया कि विधान परिषद की अधिकतम सीट
संबंधित राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में, न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। उसके बाद विधान परिषद की कुल सीटों में से कितने का निर्वाचन होता है? 5/6 का। कितने का मनोनयन होता है? 1/6 का। मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। ये 5/6 सदस्यों का निर्वाचन कौन कौन करता है? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन उसी राज्य की विधानसभा के विधायक करेंगे। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका, पंचायत और जिला बोर्ड से बने हुए निर्वाचक मंडलों के द्वारा होगा। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के ऐसे स्नातकों का मतलब जो बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हों, उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन शर्त है उनको बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए 3 वर्ष पूरा हो चुका हो। और चौथा, 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा जो 3 वर्षों से अध्यापन का कार्य करा रहे हों। लेकिन अध्यापन का कार्य कहां पर? जैसे हम करा रहे नहीं, हम तो सिविल सेवा पढ़ाते हैं, आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम नहीं मतदान कर पाएंगे। ऐसे लोग जो माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहे हों, इसमें प्राथमिक शिक्षक शामिल नहीं है, प्राइमरी के टीचर इनको मतदान नहीं कर पाते हैं। ये इसकी संरचना होती है विधान परिषद की, ये नोट कर लीजिए। और फिर अंतिम पॉइंट में राज्यसभा और विधान परिषद की तुलना करके फिर इसे समाप्त करता हूं। अच्छा, आपने किया है राहुल कुमार? बहुत बढ़िया राहुल जी, इसे नोट करिए आराम से, नोट करके ओके बोलिए। फिर मैं आपको सबसे अंतिम बिंदु बताऊंगा, विधान परिषद और राज्यसभा की तुलना। हो गया भाई? हो जाए तो ओके बोलिए। राहुल कुमार, इंद्रराज, क्रांति कुशवाहा, प्रिंस पाल, रामधनी, चलिए हेडिंग बनाइए, राज्यसभा और विधान परिषद से तुलना। राज्यसभा एवं विधान परिषद से तुलना। राज्यसभा एवं विधान परिषद से तुलना। देखिए, यह कहा जाता है जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके बीच कुछ अंतर है और कुछ समानता है और कुछ समानता है। अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती। राज्यसभा ना तो विघटित होती है, ना तो विघटित होती है, ना ही समाप्त होती है, न ही समाप्त किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद को विघटित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। यह पहला अंतर है।
विधान परिषद को विघटित तो नहीं किया जा सकता, विघटित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। पहला अंतर। दूसरा, राज्यसभा का सभापति, नोट करिए इसे आप, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों के बीच से चुना जाता है, लेकिन विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति जो होता है वह विधान परिषद के सदस्यों के बीच में, ये दो अंतर है राज्यसभा और विधान परिषद में। समानता क्या है? राज्यसभा भी अस्थायी सदन है और विधान परिषद भी अस्थायी सदन है। कारण, न तो राज्यसभा विघटित होती है, न तो राज्यसभा विघटित होती है और न ही विधान परिषद विघटित होती है, न ही विधान परिषद विघटित होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और विधान परिषद के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का प्रत्येक एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर्ड हो जाते हैं और यही पोजीशन विधान परिषद में भी सेम होती है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन के रूप में कार्य करता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद भी उच्च सदन के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकता है, केवल तुलना हो रही, सब पढ़ चुके हैं आप। जिस प्रकार से राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, उसी प्रकार से विधान परिषद भी धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक के रख सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये थी तुलना आपकी विधान परिषद और राज्यसभा से। समझ में आ गया भाई? अब आपका प्री का कोई क्वेश्चन न तो विधानसभा से गलत होगा, न ही विधान परिषद से, न ही राज्यसभा से, न ही लोकसभा से, और बाकी संसद में तो पढ़ाया बहुत कुछ आपको। और इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, न्यायपालिका। आपके 2 बड़े टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गई, कार्यपालिका और विधायिका। और आगे हम बढ़ेंगे अब न्यायपालिका पर। नोट करिए जल्दी। जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। समीक्षा अधिकारी के नहीं भी, पीसीएस के भी, यूपी के ही नहीं, बिहार के भी, बिहार के ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए आप लोग। और क्वेश्चन जो आपसे ना हो बताते रहिएगा हमें। हो गया भाई? क्रांति, निधि, दीप्ति, प्रिंस, राहुल,
सभी तरह के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, सब लगेंगे, परेशान मत होइए, सिलेक्शन भी होगा, उसमें मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ। और सुबह का करंट अफेयर का क्लास कर रहे हैं आप लोग? आज सुबह क्या पढ़ाया गया? 30वां और 31वां बिहारी पुरस्कार, और क्या पढ़ाया गया? बेंगलुरु में एक प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया। केंद्रीय कृषि मंत्रियों के बिम्स्टेक की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और क्या पढ़ा सुबह आज आपने करंट अफेयर में? यूनिवर्सिटी खेल्स गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश उसकी मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन 4 शहरों में होगा, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और बनारसी। करते रहिए, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जा रहा है। करंट अफेयर मत छोड़िएगा, वो फ्री है, वो फ्री की क्लास को फ्री मत समझिए, वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, वो करते रहिए। बहुत बढ़िया, प्रीति जी ने इशारा कर दिया है, देखिए सर मधु और माधव आपने तरीका बताया था। और सबसे यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्यूएस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जारी की गई, सबसे नंबर 1 पे कौन आया? टॉप 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी आई? टॉप 200 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज आई? पिछली बार नंबर 1 पे कौन था और इस बार किस नंबर पे गया? और भारत की तरफ से नंबर 1 यूनिवर्सिटी के रूप में कौन आया और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति क्या है? पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 1 आई है चाइना की। उत्तर प्रदेश के भारत के 7 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए टॉप 100 में, 19 यूनिवर्सिटी शामिल की गई टॉप 200 में, और आईआईटी मुंबई को प्रथम स्थान मिला है, जो एशियाई पूरी सूची में 40वां स्थान है। पिछली बार यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर प्रथम पायदान पे था, इस बार दूसरे पे चला गया। पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते रहिए, वो क्लास मत छोड़िएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता वो करंट अफेयर की क्लास मत छोड़िएगा, नहीं तो एक साथ नहीं कवर कर पाएंगे। पॉलिटी तो एक बार तैयार हो जाएगी, तैयार रहेगी, 6 महीने छोड़ देंगे, फिर भी एक बार रिवीजन करेंगे, याद आ जाएंगे। आईआईटी दिल्ली नहीं है, अच्छा हाँ सेकंड पे होगा। बेंगलुरु 2 पे, दिल्ली 3 पे। बहुत बढ़िया, बस मेहनत करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, करंट अफेयर का नोट्स बनाते रहिए। जो टॉपिक पढ़ाई दिए गए हो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, साइंस में, उसको बंद मत करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन घटना चक्र उठा लीजिए। साइंस भले खत्म हो गई, डेली 1 ही घंटा क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। यदि ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड इंडियन जो भी हो चुका है, उस घटना चक्र से उठाकर उसको सॉल्व करते रहिए। जो टॉपिक होता जाए उसको बंद नहीं करना है। नोट्स को संडे रिवीजन करिए और डेली क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। करंट अफेयर की क्लास रेगुलर करते रहिए, जो टॉपिक चल रहा है उसे पढ़कर उसका नोट्स बनाते रहिए। इसी प्रक्रिया के साथ 6 महीने आगे बढ़ जाइए, परीक्षा आएगी तो किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगा। लापरवाही करेंगे तो निसंदेह उसका भी परिणाम मिलेगा। आगे चलते हैं भाई। अब हमारा नया टॉपिक क्या है? न्यायपालिका। कुछ थोड़ा बहुत इसमें बताया था ना भाई मैंने, वहीं फिर चलते हैं जहां से मैंने शुरू किया था। ये ना न्यायपालिका ही मैंने पहले बताना शुरू कर दिया था, मुझे ऐसा लगा विधान परिषद पढ़ा दिया हूं आप लोगों को। सब कई जगह विधान परिषद पढ़ाई इधर 3-4 दिनों में। न्यायपालिका के अगर बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसकी ऊंचाई 108 मीटर है। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई जैसे ही कार्यपालिका और विधायिका का गठन हुआ तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में न्यायपालिका का भी गठन किया गया, और ये सरकार का तीसरा अंग माना जाता है। और भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार है? भारतीय न्यायपालिका एकल और एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय न्यायपालिका एकल एवं एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है। आपका पहला सवाल हमसे होना चाहिए कि सर भारतीय न्यायपालिका को आखिरकार एकल और एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहा जाता है, ये समझा दीजिए। एकल का मतलब हुआ सिंगल जुडिशरी, और एकीकृत का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब ध्यान से सुनिएगा,
भारतीय न्यायपालिका को एकल न्यायपालिका क्यों कहा जाता है, पहले इसको समझाता हूं। भारतीय न्यायपालिका को एकल न्यायपालिका इसलिए कहा जाता है कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में एक ही न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका है। भारत में एक ही न्यायपालिका है। और दूसरा कारण है कि न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, पृथक्करण नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। और एक ही सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भारत के सभी न्यायिक संस्थान काम करते हैं। इसलिए भारतीय न्यायपालिका को एकल न्यायपालिका कहा जाता है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रत्येक प्रांत के पास एक सुप्रीम कोर्ट है और भारत के पास केवल एक सुप्रीम कोर्ट है और उसी सुप्रीम कोर्ट के अधीन सारे कोर्ट काम करते हैं। इसलिए भारतीय न्यायपालिका को एकल न्यायपालिका कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई सर, लेकिन आखिरकार हमें यह नहीं समझ में आया कि इसे इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया, एकीकृत क्यों कहा गया। क्योंकि भारतीय न्यायपालिका की संरचना ही इस प्रकार है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार में है। इस प्रकार से इसे एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। पिरामिड का मतलब देश में शीर्ष स्तर पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के भीतर सबसे बड़ी अदालत के रूप में हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक जिले के भीतर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और स्थानीय स्तर पर विलेज कोर्ट यानी ग्राम न्यायालय की भी व्यवस्था बाद में 2008 में कर दी गया। और भारत की न्यायपालिका की इसी संरचना के कारण भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत अभी आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा हो गया कि अभी बाकी है? पूरा हो गया क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी कि है अभी? तो इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को क्या कहा गया? एकीकृत न्यायपालिका यानी कि इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी नाम दिया गया। इसे इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी नाम दिया गया। ठीक, ये हो गई भारतीय न्यायपालिका के बारे में बेसिक बातें। अब मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक प्रावधान तो कौन कौन सा है भाई, जरा देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान में एक है सर्वोच्च न्यायालय, एक है सर्वोच्च न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एक है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, एक है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। अब इसके संवैधानिक प्रावधान को देखिए। सर्वोच्च न्यायालय को भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य रखा गया है। 124 से
147 के मध्य रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय को भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 232 के मध्य रखा गया है। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को भी भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 की मध्य रखा गया है। के मध्य ट्रिब्यूनल हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान अधिकरण तो हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इसे भाग 14 का, मैं फिर से बोल रहा हूं 14 का और अनुच्छेद 323 का और खम रखा गया है। अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 ख में रखा गया। ये इसका बेसिक संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों को इसको नोट करिए। फिर मैं आपको न्यायपालिका का इतिहास बताऊंगा भारत में। फिर उसके बाद न्यायपालिका का इतिहास बताया जाएगा। इसे नोट करिए पहले। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया सर्वोच्च न्यायालय को किस भाग में, भाग 5 में, किस अनुच्छेद में 124 से 47 के मध्य, उच्च न्यायालय को भाग 6 में, किस अनुच्छेद से 214 से 232 के मध्य, अधीनस्थ न्यायालय को भाग 6 में, अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य। और ये अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है ये तो मूल संविधान में था ही नहीं, बल्कि एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से भाग 14 का को जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 323 का और 323 खा को रखा गया। इसे पहले नोट करिए, तब मैं बताऊंगा न्यायपालिका का इतिहास। गौरी सिंह जी कह रही सर कंप्लीट हो गया है, साइंस भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी। अच्छा, तब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए आप लोग। तो मेन सब्जेक्ट इधर हो गया, इधर पॉलिटी हो जाएगी, तो मेन कोर सब्जेक्ट तो निकल गया आपका। अगर 120 क्वेश्चन जीएस आएंगे करंट अफेयर को निकालने के बाद 70% क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिक से क्या 80% आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से मिला देंगे तो लगभग आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर को छोड़ देंगे तो। और उस 80 के बाद बचेगा इकोनॉमी और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में पढ़ाऊंगा ही, रह जाएगा बस इकोनॉमी भी तो हो गया होगा समीक्षा अधिकारी में। क्यों गौरी जी, इकोनॉमी भी तो शायद हो गया होगा समीक्षा अधिकारी में। चलिए हेडिंग बनाइए, न्यायपालिका का इतिहास।
न्यायपालिका का इतिहास। न्यायपालिका के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में भारत का पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसकी संरचना की अगर बात किया जाए, अगर इसकी संरचना की मैं बात करूं, जो कलकत्ता में भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था क्रमशः स्टीफन, दूसरे व्यक्ति का नाम है चैम्बर्स, तीसरे व्यक्ति का नाम है हाइडेन। तीसरे व्यक्ति का नाम है हाइडेन। 22 अक्टूबर से, दिवाली से पहले से इकोनॉमी के 8 लेक्चर ही हुए। अच्छे, तो ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और कलकत्ता में जो पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनमें से एक व्यक्ति का नाम था स्टीफन, एक व्यक्ति का नाम था चैम्बर्स और एक व्यक्ति का नाम था हाइडेन। नोट करिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पॉइंट हम लिख रहे हैं। यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में यह पूछा जाए कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो आंसर दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और जब यह पूछा जाए कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, अधिनियम न पूछे, तो आंसर दीजिएगा 1774। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। करंट अफेयर तो आप पिछले 3 महीने से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में
1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और जो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे। कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश थे। और इस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, जो 1937 में गठित हुआ, उसके मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोयर थे। मोरिस गोयर थे। आधा गा व पे की मात्रा यारा। यहां सवाल 2 तरीके से पूछे जाएंगे। भारत में एक संघीय न्यायालय, संघीय का मतलब हो जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करेगा। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आंसर हो जाएगा 1935 के तहत। और उसके पश्चात यदि सवाल पूछा जाए कि भारत में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, तो आंसर हो जाएगा 8। मुख्य न्यायाधीश 1, अन्य न्यायाधीश 7, और इस संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? मोरिस गोयर। और रोशन चले। तो 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब आगे बढ़े। 1935 तक ये कहानी हो गई। ये सब आजादी के पहले की बात है। अब आजादी के बाद क्या होगा? हमारा देश आजाद कब होता है ये तो पता ही होगा सबको ना। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। और उसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है। 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 उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। पूर्णतः लागू हो जाता है। उसके पश्चात 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी
1950 को भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है? 28 जनवरी 1950 को भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा कब की गई? 28 जनवरी 1950 को। और जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी थी? सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी थी? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसका मतलब हुआ कुल संख्या 8 थी। अब आपको सवाल पूछना चाहिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि कलकत्ता में पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पी थे, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेर थे, उसी प्रकार से हमारी परीक्षा में यह भी तो पूछा जा सकता है, जब संविधान के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया को बनाया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, क्या? हीरालाल जे कानिया को बनाया गया। तब बताते हैं कि इस न्यायाधीशों की संख्या कभी बढ़ सकती है या नहीं, बढ़ेगी तो कौन बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो कितनी बार बढ़ाया गया, और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है।
वॉइस बंद हो गई है। चलिए मैं पूरी स्थिति को फिर से बता देता हूँ, यहीं से बंद हुआ होगा शायद, वो मैं बाहर से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, बोलने के लिए मैंने माइक बंद किया, शायद बंद रह गया। मैं फिर से पूरी बात बता रहा हूँ, डरिए मत, आराम से। अरे है ये क्या क्या नहीं समझा है निधि कुमारी, थोड़ा धैर्य रखिए, काहे परेशान हो रही है एकदम, आसमान में थोड़ी उड़ जाएगा, हम तो खड़े हैं ना, काहे परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसा हो गया जो समझ में नहीं आएगा इसमें, हैं? कहाँ से और पीछे समझा दें कि यहाँ समझाएं, और पीछे समझा दें। चलिए यहाँ से देखिए, जब 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान से सुन लीजिए, जितना छूटा हो फिर से सुन लीजिए। 28 जनवरी 1900 जब लिखता है तो टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करेगा ना, सामने थोड़ी ना करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इसमें मुख्य न्यायाधीश कितने थे? 1 थे। अन्य न्यायाधीश थे कितने थे? 7 थे। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? हीरालाल जे कैनिया बनाए गए। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िए, ये भी समझ में आ जाएगा। काहे परेशान हो जाते जल्दी आप लोग, एकदम डर जाते हैं। हम तो खड़े हैं ना, माइक ऑफ हो गया तो हमारा माइक तो ऑन हो जाएगा, फिर बैक जाएगा, हम तो बैक हो ही जाएंगे। काहे परेशान होते हैं आप लोग। अब उसके बाद मैंने बताया कि जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के पश्चात न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी। लेकिन हमारे संविधान में ये व्यवस्था कर दिया गया कि संसद के पास ये पावर होगी, आवश्यकता पड़ने पर संसद यदि चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, अगर संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या को घटा नहीं सकती, बढ़ा सकती है। तो आपका सवाल हमसे होना चाहिए, क्या संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके क्या आज तक न्यायाधीशों की संख्या में कोई विस्तार किया? तो विस्तार किया, तभी ये संख्या शायद 8 से बढ़कर आज वर्तमान में 34 पहुंच गई। 8 से ये 34 कैसे पहुंची है? तो मैंने कहा कि संसद ने पहली बार इस शक्ति का प्रयोग 1956 में किया, फिर उसके बाद 1960 में किया, फिर 1978 में किया, फिर 86 में किया, फिर 2008 में किया, फिर 2019 में। डरिएगा मत। जब 56 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, बढ़ के 10 हो गई, 60 में बढ़ के 13 हो गई, 78 में बढ़ के 17 हो गई, 86 में बढ़ के 25 हो गई, 2008 में बढ़ के 30 हो गई, 19 में बढ़ के 33 हो गई। लेकिन ये केवल मैं न्यायाधीशों की संख्या की बात कर रहा हूं। इन न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जब 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, तब इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। 56 में बढ़ के 11 हो गई, 60 में बढ़ के 14 हो गई, 78 में बढ़ के 18 हो गई, 86 में बढ़ के 26 हो गई, 2008 में बढ़ के 31 हो गई, 19 में बढ़कर 34 हो गई। और आज दिनांक 14 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। अब आया समझ में? आ गया निधि कुमार? बता दीजिए, निधि कुमारी से आया समझ में? परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा धैर्य, कभी कोई दिक्कत आ जाए, हम तो है ना, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट करके बताइए, जिसका जो छूटा था, वॉइस नहीं जा रही थी, वॉइस जाने के बाद हमने बैक जा करके पूरा समझा दिया, फिर से समझ में आ गया या नहीं? किसी का कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। भेज दीजिएगा हमारे को। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। इससे पहले यू ललित थे, उससे पहले एन.वी. रमना थे। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। चलिए भाई,
अब यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, 3 चीजें बताऊंगा जो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें हो नहीं पाएंगी। तो हम अब आपको बता देते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता में पहला पॉइंट आप जानिए कि ऐसा ही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो किसी एक उच्च न्यायालय में, जो किसी एक उच्च न्यायालय में, जो किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो किसी एक उच्च न्यायालय में, किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो विधि का पारंगत व्यक्ति हो, जो विधि का पारंगत व्यक्ति हो, यानी कि विधि का जानकार व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए। अरे वो आज इसीलिए तो कहे परेशान मत होइए, आप लोग कहे तेली परेशान हो। वॉइस अगर बंद हुई बस इतना बता दीजिए कि सर ये छूट गया है, बस ये बिल्कुल मतलब सर कुछ भी समझ में नहीं आया, इसके लिए परेशान नहीं होना, सब समझ में आ जाएगा। तो न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में ये 3 बातें हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति ही तय करेगा, और राष्ट्रपति का तय होने का मतलब कौन है, मंत्रिपरिषद का तय होना। राष्ट्रपति का तय होने का मतलब क्या है, मंत्रिपरिषद का तय होना। और आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस आधार पर न्यायाधीश नहीं बनाया गया है कि वह विधि का पारंगत व्यक्ति हो, ठीक। अब आगे बढ़े, ये न्यायाधीश की योग्यता हो गई है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा। न्यायाधीशों का
न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा। देखिए, न्यायाधीशों की अगर वेतन की बात किया जाए, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, साथ ही साथ अन्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000, 2.80 लाख। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, 2.50 लाख। ठीक, दो 2.80 लाख, 2.50 लाख, मतलब 2,80,000 और 2.5 लाख। लेकिन इनको वेतन कहां से मिलता है, इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती, इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती, इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती, सिवाय वित्तीय आपात के। वित्तीय आपात के समय किया जा सकता है, सिवाय वित्तीय आपात के, सिवाय वित्तीय आपात के। जिसका मतलब यह हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारित व्यय क्या होता, मैंने विधायिका में पढ़ा दिया है ना। भारित व्यय का मतलब यह हुआ कि इनको जो भी वेतन दिया जाता है उसके लिए सदन में चर्चा हो सकती है, सदन में मतदान नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि उनको राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट नहीं पढ़ा रहे इंतजार, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों की बात नहीं आएगी अभी। अरे भाई बुरा क्यों लगेगा निधि जी, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों को किसी का बुरा मानेंगे। आप लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं, टीचर का ये होता है। हम लोग दिन भर में तो इतने सारे बच्चों को डील करते हैं, क्यों हम लोग बुरा मानेंगे। हमने तो ये कहा कि काहे परेशान हो रही हैं, अभी हम बताते हैं। आप लोगों ने ये सोच लिया सर ने बुरा मान लिया, इतने हल्के से बुरा मानेंगे, दिन भर बुरा मानने भर का होंगे हम लोग, तो पढ़ाएंगे कब। हम लोग किसी बातों को बुरा नहीं मानते। हर तरह के बच्चे हम लोगों के पास होते हैं, सबको समझाते होते, पढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं हम लोग। बुरा थोड़ी ना मानते, बुरा आप लोग जल्दी से मान जाते हैं कि सर लगता बुरा। आपने यहाँ तक सोच ही लिया कि सर बुरा मानेंगे, हम क्यों बुरा मानेंगे। हमने तो ये बोला होगा कि काहे तिल्ली परेशान हो रहे हैं भाई, अभी हमें समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे, कुछ नहीं समझ में। हम बुरा नहीं, कभी भी कोई स्टूडेंट ये ना सोचा करे कभी भी कि हम किसी बात का बच्चों का बुरा मानते। बच्चों का हम बुरा मानते ही नहीं। जो भी बच्चे बोले, जो भी कहें, कुछ भी कभी गलत हुआ कुछ उनको सिखाते रहते हैं हमेशा, ये अलग बात है। लेकिन आज का युवा बड़ा गड़बड़ हो गया है। युवा जल्दी बुरा मान जाता है कि अगर उसकी किसी भी बात का कुछ दूसरे तरीके से बताया गया तो उसको ये लगता है कि हमको डांटा गया, वो बुरा मानता है। हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक 10,000 लोगों को झेलते हैं। झेलने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब उसे परेशान होते हैं, मतलब कि उनके बीच रह करके निकलते हैं।
तो बुरा नहीं मानते हम लोग किसी बात का। हाँ, लेकिन हर उस गलत जगह पर सिखाते रहते हैं नैतिक मूल्य, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, ये मूल्य होता। ऐसे कैसे ये सोच लिया आप लोग कि हम बुरा मान के सर कुछ भी बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, इसमें बुरा लगने वाली कौन बात है? क्षमा क्षमा मांगने लगी आप, ये बुरा हो गया ना जो क्षमा मांगने लगी। क्षमा क्यों मांग रही मेरे से? ऐसा क्यों बुरा लगेगा हमें, आपने ऐसा मुझे क्या कर दिया, या मेरा स्टूडेंट मुझे कुछ कह भी देगा तो मैं बुरा क्यों मानूंगा? ऐसा सोचा कैसे आप लोगों ने कि मैं बुरा मान सकता हूं किसी बात का? मैं कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूं। हाँ, आपको जो अच्छा है वो मैं हमेशा समझाता रहूंगा बस, ठीक है? इसके लिए कभी मत सोचा कि निधि कुमार या कोई भी स्टूडेंट, टीचर कभी भी जो समझदार व्यक्ति होगा कभी किसी बात का बुरा नहीं मानेगा। कोई बात आपको बताता इसका मतलब नहीं बुरा मान के क्यों बुरा मानेगा भाई? बुरा बच्चों से मानेगा, जिसको शिक्षक पढ़ा रहा है उससे क्यों बुरा मानेगा? अरे बुरा मतलब अपने समकक्षी लोगों से माने, अपने कुछ सीनियर लोगों की बात को बुरा माने तो समझ में आता। हम बुरा क्यों मानेंगे आपकी बातों को? कभी कुछ बुरा कर भी देंगे तो हमारा काम है, बच्चे हमारे सामने बुरा करते रहेंगे, हमारा काम है उनको समझाना, उनको सही चीजें बताना, सही मूल्य बताना, ताकि वो लाइफ में सही से आगे बढ़ जाए, दोबारा उनसे ये गलतियां ना होने पाए। टीचर बच्चों की बात को बुरा मानेगा? ये कैसे सोच लिया आप लोगों ने? चलिए, तो ये था आपका वेतन का मुद्दा। वेतन के बाद एक मुद्दा और समझा देते हैं आपको, इनका कार्यकाल क्या होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल क्या होता है? यदि कार्यकाल की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वह पद ग्रहण से 65 वर्ष की, देखिए यहां बात ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण की तिथि से, और पद ग्रहण की तिथि से तात्पर्य हुआ शपथ ग्रहण की तिथि से, और पद ग्रहण करने के पश्चात 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि 65 वर्ष से पहले वो हट ही नहीं सकता। अगर 65 वर्ष से पहले राष्ट्रपति स्वयं चाहे तो न्यायाधीश स्वयं चाहे स्वयं चाहे तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर अपने पद से हट सकता है, अपने पद से हट सकता है। और उससे पहले संसद यदि हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति भी हटा सकता है। और उससे पहले संसद यदि हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो उससे पहले भी हट जाएगा, उससे पहले हट सकता है। और कल मैं विस्तार से समझाऊंगा इस मामले को लेकर के कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपके एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु तो होती है लेकिन इनकी कोई भी न्यूनतम आयु नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु तो होती है लेकिन इनकी न्यूनतम आयु कोई नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे कभी उल्टा तौर पर राष्ट्रपति के बारे में ऐसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु क्या होती, तो एकदम विरोधाभास है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु नहीं होती, उसी प्रकार से राष्ट्रपति की अधिकतम आयु नहीं होती।
अपने पद ग्रहण के करने के बाद से 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और 65 वर्ष के पहले यदि अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं। उससे पहले यदि संसद प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है। यह इनका कार्यकाल होगा। तो आज मैंने 3 बातें इनकी बताई हैं, केवल योग्यता, कार्यकाल और वेतन। कल बताऊंगा शपथ और हटाने की प्रक्रिया से पहले किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कोलेजियम प्रणाली क्या है, एनजेएसी क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, निधि, इसमें निधि ही लिखा गया है भाई। अच्छा, निधि कुमार क्यों बोल निधि कुमारी, निधि कुमारी की जगह मैं निधि कुमार बोल देता हूं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, हम अंदर से जानते हैं कि आप निधि कुमारी हैं। बोले भले होंगे निधि कुमार, तो क्या बोल दिया करें? निनी बोल दिया करें। ठीक है, यही बोल दिया करेंगे। 12 नंबर लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हो जाएगा। बाकी समझ में आ गया? मैं खड़ा हूं, जितना कुछ पढ़ाया, कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा भाई, टीम बोल रही है अपलोड हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो, जितना पूछा है वो हम बता सकते हैं भाई। और सर आपको पॉलिटी इतने अच्छे तरीके से कैसे आ गया? अरे यार, ये मेरे से पूछ रहे हो? कंचन जी मेरे से पूछ रही है कि सर आपको पॉलिटी इतने अच्छे तरीके से कैसे आ गया। कुछ दिन बाद कोई और आपसे पूछेगा कि आपको पॉलिटी इतने अच्छे तरीके से कहां से आ गया। लेकिन जो आपका जवाब होगा वो मेरा जवाब नहीं है। मैंने पॉलिटी पढ़ के सीखी है और आप पॉलिटी किसी से सीख रहे हैं। हमने किसी से नहीं सीखा ज्यादा। अपने पॉलिटी को मैंने जो कुछ भी सीखा वो मैं सेल्फ अध्ययन से ज्यादा सीखा हूं। पढ़ने के दरमियान कब, पढ़ाने के दरमियान ज्यादा सीखा हूं। तो हो जाता है, जिसके लिए आप मन से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास हमेशा करेंगे, वो अच्छा ही होगा। अमित दुबे जी कह रहे हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरा भी था कि कहां से सीखा आपने ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कल मिलेंगे तो कल कुछ और मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।